हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं सीए कार्तिक। तो अभी आपके सामने आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए जो भी मई 21 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम लिखने वाले हैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अभी नवंबर 20 एग्जाम्स हुए एंड आई चेक ऑलमोस्ट मेनी कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बच्चों की क्वेरी यही है कि सर हमारे एग्जाम नहीं, हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे सीए फाइनल एफआर के अंदर, एंड आप तो एफआर खुद भी करते हो टीच, तो हमें कुछ गाइडेंस चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही क्यों ना शूट कर ली जाए। इसका टाइटल रखा है कि व्हाई स्टूडेंट डिडंट सक्सीड वेल इन सीए फाइनल एफआर एग्जाम। क्या मिस्टेक करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात, इस वीडियो को ध्यान से सुनना यार। देखो, कुछ एक बातें ऐसी होंगी जो आप बोलोगे भी क्या बोल रहा है ये, हम ये नहीं कर पाएंगे। सही बोलो, हमें शॉर्टकट चाहिए। आपको शॉर्टकट से प्यार है, मान लो। सभी बच्चों को नहीं बोल रहा, लेकिन जो बच्चे सीरियस नहीं है, आप एक बात सुन लीजिए, आपको शॉर्टकट से प्यार हो रखा है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट ही शॉर्टकट है। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, एंड आप मेरी आज जो बातें सुनने वाले हो वो आपको ऐसे ही लगने वाली हैं। आपके जो ठेस होती है ना, जो यहाँ ठेस लगती है दिल पे, आज वो होने वाला आपके साथ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज आप जो बात सुन जाओगे वो आपको लाइफ में काम जरूर आएगी। आई डोंट नो कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके लिए वो ठीक है नहीं, आपको खुद चूज करना है, खुद करना डिसाइड, क्योंकि हर पर्सन का खुद का ही एक अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन जो मेरी बातें होंगी आपको, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अभी तक 1 साल में सीए बनने के बाद काम किया है, जो मेरी खुद की नॉलेज है, उसके बेस पे शेयर कर रहा हूं कि बच्चे क्या गलती करते हैं एफआर के अंदर कि जिससे मार्क्स नहीं आ पाते। सबसे पहली बात है, शॉर्टकट का यूज करते हैं। वो शॉर्टकट यूज करना जान चुके हैं। हमें तो समरी चार्ट चाहिए, हमें तो ये शॉर्ट नोट चाहिए, हमें तो पूरा नहीं पढ़ना, हमें तो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स की समरी वीडियो चाहिए। बेटा ये तब काम की है वीडियो जब आपकी कंप्लीट रिवीजन होगी हो। अब आपको एक ओवरलुक चाहिए, या आपको कोई चीज आती नहीं है तो आपको फटाफट कवर करनी है, तब काम की होती है। नॉर्मली बच्चा हर चीज को शॉर्टकट में लेके जाता है। मेरी यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल मैंने, लेकिन उसके अंदर मैंने कभी शॉर्टकट का यूज नहीं किया। अगर मेरी कोई भी वीडियो मिलेगी तो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगी मेरी। अपनी बात नहीं करूंगा, आपकी बात करूंगा। डोंट यूज शॉर्टकट, डोंट यूज शॉर्टकट एवर इन द सीए फाइनल एफआर एग्जाम। बाकी एग्जाम्स का भी है, लेकिन बाकी एग्जाम का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं एफआर का बंदा हूं। सेकंड बात, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, दे कांट अंडरस्टैंड स्केड्यूल 3। वो स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट वो नहीं पढ़ के जा रहे। स्केड्यूल 3, जो इंडियस का स्केड्यूल 3 आप नहीं पढ़ के जा रहे। आपको तो फॉर्मेट भी नहीं पता गाइज कि बैलेंस शीट बनती कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, फाइनेंशियल असेट में क्या क्या आइटम आती हैं, फाइनेंशियल इक्विटी क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या स्टेटमेंट बनती है, क्या क्या चीजें वहां जाती हैं, क्या नहीं जाती। बेटा जैन 21 के अंदर आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं स्केड्यूल 3 को लेके। जो जैन 21 का एग्जाम लिखे हैं उनसे पूछ के देखना कि स्केड्यूल 3 का कितना बड़ा रेलिवेंस है। अरे एग्जाम में पूछे या ना पूछे, आपको स्केड्यूल 3 पता होना चाहिए। कभी काम करना, किसी कंपनी की ना, बड़ी बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट खोल के खुद अंडरस्टैंड करके देखना, क्योंकि वो बैलेंस शीट भी इंडियस में बनी होंगी। ऑब्वियसली बात है सर, हर जो कंपनी है लिस्टेड, जो स्टॉक एक्सचेंज पे है, उस पे तो इंडिया सप्लाई होगा ही होगा। बिल्कुल सर, सही बात बोली कि उस पे तो इंडिया सप्लाई होगा ही होगा, एज पर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आप काम करना, किसी कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना, एनालाइज करना, आपको स्केड्यूल 3 की इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। यू कांट इमेजिन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडियस विदाउट द स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 जान है पूरे के पूरे इंडियस की, तो स्केड्यूल 3 पता होना चाहिए। नॉर्मली बच्चा नहीं पढ़ के जाता, लेकिन आपको पढ़ना है स्केड्यूल 3। मन लगा के 2-3 घंटे लगेंगे, लगाओ, इन्वेस्ट करो, स्केड्यूल 3 के बारे में पता करो स्केड्यूल 3 है क्या। थर्ड बात है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फोकस ऑन प्रैक्टिकल। सर ये मतलब क्या है, सिर्फ ओनली फोकस ऑन प्रैक्टिकल? मतलब साफ सी बात ये है, बच्चा क्या कर रहा है, इंडियस को नहीं पढ़ रहा। स्टूडेंट इंडियस को नहीं पढ़ना चाहता, वो सीधा का सीधा इंडियस की जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ के वो सीधा प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे आ जाता है कि मैं काम करता हूं, मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, उसी के साथ में पूरा का पूरा इंडियस भी रिवाइज हो जाएगा मेरा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे बाद पे आना है, पहले आपको इंडियस की थ्योरी समझनी है। थ्योरी का
मतलब कि इंडेस बोलना क्या चाहता है, इंडेस 16 क्या बोलना चाहता है, इंडेस 32 क्या बोलना चाह रहा है, इंडेस 36 क्या बोलना चाह रहा है, इंडेस 109, 110, 103, शेड्यूल 3 ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। आप इंडेस को नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझ रहे उस चीज को भी बोलना क्या चाह रहा है। आपने उसको थ्योरी बना लिया है कि एक्सटेंसिव थ्योरी है, एक्सटेंसिव थ्योरी है। थ्योरी कुछ नहीं है, 100% प्रैक्टिकल थिंग है। लेकिन बात है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की बात है। इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट लेके आइए, क्योंकि आने वाली लाइफ का फ्यूचर है आपका। ये अपना कैरियर को वेस्ट मत करना, कैरियर आपका बहुत काम का है फ्यूचर में। तो इंडिया को पढ़ना। सर कैसे? थर्ड है यू डोंट स्टडी कॉन्सेप्चुअली, यू डोंट, फोर्थ यू डोंट स्टडी कॉन्सेप्चुअली, ये पॉइंट एंड फोर्थ लिख रहा हूं, यू डोंट स्टडी कॉन्सेप्चुअली। सर ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत बार बोलते हो, मतलब क्या है कॉन्सेप्ट का? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है? अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझे होंगे, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है आज मैं आपको समझाई देता हूं। मेरे पास लाखों बच्चों की, लाखों तो नहीं, 2 जीरो कम कर लो हंड्रेड्स ऑफ जो हैं स्टूडेंट, उनकी मेरे पास क्वेरी आती है कि सर आप बार बार कॉन्सेप्ट की बात बोलते हो, तो कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है ये तो बता दो। बेटा कॉन्सेप्ट का मीनिंग एक ही मतलब होता है कि जैसे कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उसके अंदर क्या चीज ऐड हुई, कहां पे गई, वो कहां पे प्रेजेंट हुई, क्या चीज प्रॉफिट एंड लॉस में गई, क्या चीज वहां गई, क्या चीज कैपिटलाइज हुआ, क्या वो अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है, वो कौन सा इंडियस बोलते हैं, कैसे बोलता है कि वहां पे आने चाहिए। सर इसका एक एग्जांपल लेके बताओ। फॉर एग्जांपल आपका है, बहुत ही छोटा एग्जांपल है, इंडिया 16 का रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको पता है कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, मान लो आपका इनकम आ गई, आपकी रिवैल्यूएशन की इनकम आ गई, आपकी कंपनी को ज्यादा रिवैल्यूएशन हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो आप क्या करोगे? आपको पहले से ही पता है कि इसकी इनकम कहां पे जाएगी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगी, ओसीआई में जाएगी। लेकिन कभी कोई बच्चा, ठीक है ये बात भी, ये भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ओसीआई में जाएगी। सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो पता है ये ओसीआई में जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, जब आप ये सोचो कि अगर वो ओसीआई में इनकम जाएगी तो इंडियस 12 भी आ जाएगा, इंडियस 12 भी आ जाएगा इनकम टैक्सेस का, जिस पे डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। क्यों? इंडियस 12 क्या बोलता है कि अगर कोई चीज आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस हिट कर रही है तो उसका डेफर्ड टैक्स भी आपको उसके साथ ही बनाना पड़ेगा। तो यहां भी आपको डेफर्ड टैक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टैक्स बेस एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। और सर आपने कभी सोचा जो ओसीआई में ये गया है, आरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों गया? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, ये अनरियलाइज्ड है, ये नोशनल है, इसलिए ओसीआई में गया है। आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, सीखनी पड़ेंगी चीजें। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी बात करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की, बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इंडियस ये बोलता है तो यही होने वाला है। आपको पता है बोरिंग कॉस्ट क्या है, उसमें ट्रीटमेंट ऐसे होगा तो उसमें ट्रीटमेंट ऐसे ही होना चाहिए। आपको एफआर ऐसे पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगाओ यार, थोड़ा एफआर को पढ़ने में टाइम लगाओ। सर बहुत ही लंबा सिलेबस है, लंबा कुछ नहीं है, लंबा आपने सोच के एक्सटेंड कर दिया। हाय इतना लंबा है, हाय इतना लंबा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है आपको। भैया इंडियस लाइफ है आपकी, मान के चलना। अगर आप जॉब की सोच रहे हो, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर अगर आप जॉब की सोच रहे हो ना कि आपको जॉब करनी है, तो नवंबर 20 में जो सीए बने हैं, नवंबर 19 में जो सीए बने हैं, आपके दोस्त बहुत सारे सीए बने होंगे, उनसे पूछ लेना, जिसको फाइनेंस की फील्ड में जाना है, जिसको किसी फील्ड में जाना है, इंडियस के क्वेश्चन वो इंटरव्यू में जरूर पूछ रहा है। इंडियस के क्वेश्चन वो भर भर के इंटरव्यू में पूछ रहा है। तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के लिए जब अच्छे से जाओगे पढ़ के, तो ये तो सेकेंडरी बात है, ये तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको तो मिनट में कर दोगे आप क्रैक। लेकिन आपको टाइम लगाना पड़ेगा। डू मोर प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे बड़ा मिथ जो आपको खाई जाता है कि अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आए तो हमारा क्या होगा। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आए तो हमारा क्या होगा, ये बड़ा मिथ है आपका, जिसकी वजह से आप घबरा रहा है। बच्चे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे। बच्चा अगर क्वेश्चन करके जा रहा है तो उसको वो रट्टे मार के जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। नहीं यार, इसको जो मेंटलिटी है इसको चेंज करो थोड़ा सा। जो मेंटलिटी आपने अभी इतने टाइम से लेके बैठे उसको चेंज कर लो। आप ये मान के चलो सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, एक नंबर का भी सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे तो सारे के सारे नए क्वेश्चन ही सोल्व करने पड़ेंगे। हालांकि ये चीज होनी
ही सकती, आपको पता है पेपर कुछ ना कुछ सेम आएगा। लेकिन जो जेन 21 में पेपर पूछा गया कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर, आने वाले टाइम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर ही पूछे जाएंगे आपसे। ट्राई मोर सीरियस यार, थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सीरियस हो जाओ, शॉर्टकट लो, लेकिन जब एप्रोप्रिएट टाइम हो शॉर्टकट को चूज करने का तभी शॉर्टकट लेना। जब आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको पता है एक बार, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से तभी शॉर्टकट लेना, अदरवाइज शॉर्टकट मत लेना। थोड़ी सी एफर्ट करो अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट बनाओ, बिल्ड करो, जिस अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी मत पढ़ना है। आपको क्या करोगे 16 आवर पढ़ के क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे जब तक आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। बच्चे यही गलती करते हैं, वो ज्यादा टाइम तक पढ़ते हैं। आप भाई 10 घंटा पढ़ो, 11 घंटा पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो क्वालिटी से पढ़ो। एट लास्ट क्वालिटी इज मैटर, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी काम की नहीं है। जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, एंड खासकर जब आप एफआर पढ़ो तो उसको इंटरेस्ट लगे पढ़ो, उसको बर्डन मत समझना कि ये इतना बड़ा पढ़ना पड़ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एफआर एक इंटरप्रिटेशन वाला काम है कि आपको इंटरप्रेटेट करना है। आप क्या समझते हो कि जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये ऐसे निकाल दो रेवेन्यू, वो कर दो, वो कर दो, बहुत सिंपल है। इसमें सारी बात आती है आपके इंटरप्रिटेशन की, आपके माइंड की। इसलिए एग्जाम के अंदर वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा इंटरप्रिटेशन वाले, कि इसको एनालाइज करो, कहां जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ के जाओगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बिलीव मी। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ध्यान से पढ़ना है और टेंशन नहीं लेनी। आपको 1% भी टेंशन लोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। तो मेरी तरफ से एक ही बात है कि शॉर्टकट मत यूज करना, ज्यादा ध्यान रखना अपनी जो भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस को। एंड एग्जाम पे ये मत हो जाना डिपेंड कि पेपर सेम ही आएगा, पेपर कोई भी आए आपको फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट पे काम करो अपना, पहले उसकी थ्योरी पढ़ो इंडियाज की, जो इंडियाज का जो इंडियाज बोलना चाह रहा है प्रोविजन, इंडियाज के बारे में क्या है उसको समझो, फिर जाके क्वेश्चंस पे आओ प्रैक्टिकली। वो क्वेश्चन आपके फटाफट सोल्व हो जाएंगे। लेकिन कोई चीज स्किप मत करके जाना एग्जाम के अंदर, वो कुछ भी पूछ सकता है। शेड्यूल 3 जरूर पढ़ के जाना। एंड जो आपको बातें बोली हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकली फोकस करो तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल के साथ तो जो भी उसके आपके प्रोविजन है उस पर फोकस करना ही पड़ेगा आपको। तो फुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योर फ्रेंड्स। ये कार्तिक जिंदल, बाय गाइस।